हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर बैठे इस लॉकडाउन की अवधि में आप ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। आज छात्रों हम लोग नए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा विषय, इसका हम लोग परिचय कर लेते हैं। आज छात्रों हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे आज जो दूसरा चैप्टर है पढ़ना, राजा, किसान और नगर। इसमें 2 लेक्चर पहले हुआ था जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाला गया है। शायद आप लोगों में से छात्रों ने देखा भी होगा और जो छात्र यदि ना देखे हैं तो उसे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट हिस्ट्री 12th में इसी चैप्टर का पहला वाला और दूसरा वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं। आज ये तीसरा क्लास है ना। यानी एक चैप्टर को एक बार में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लंबा बोरिंग वीडियो हो जाएगा ना। तो उसको हम छोटे छोटे टॉपिक बाय टॉपिक बांट कर पढ़ाते हैं और आपकी सुविधा का ख्याल रखते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में आज जो दूसरा चैप्टर हमने शुरू कर किया है, राजा, किसान और नगर, आज ये तीसरा टॉपिक हम लोगों को तीसरा लेक्चर पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है। बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि, ये सब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सब आज का टॉपिक है। सबसे पहले छात्रों हम ये बता दें कि इसके पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ा है ना। उसमें कलिंग युद्ध कैसे हुआ उसकी पृष्ठभूमि हमने पढ़ी, राजा अशोक के बारे में, राजा महापद्मानंद के बारे में और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी इस चैप्टर में पहले, वो सब हमने पढ़ा था। उसे आप पहले वाली वीडियो देख करके उसका जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज आइए इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला जो टॉपिक है बदलता हुआ देहात। ये जो देहात शब्द यहाँ जो देख रहे हैं, ये देहात क्या है जो 2 भागों में बटा हुआ क्षेत्र, एक शहरी क्षेत्र, एक देहात क्षेत्र। तो पहले के ज़माने में जो प्राचीन युग था उस समय देहात किस आधार पर कैसा था, ये कुछ हमें प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है और इसमें एक समय के बाद बदलाव देखने को मिला। तो कौन सा बदलाव आया, ये इस टॉपिक में पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग जनता में राजा की छवि क्या थी। छात्रों आपको हमने पूर्व की क्लास में भी बताया था कि जनता में राजा की जो छवि थी प्राचीन ज़माने में किसी देवता और किसी ईश्वर से कम नहीं थी, क्योंकि राजा और महाराजा का एक पद जो होता था राज्य में सबसे ऊंचा होता था, सबसे ऊंचा। ईश्वर के बाद उन्हीं का स्थान होता था। किसी किसी राज्य में तो राजा ऐसे होते हैं जो ईश्वर के अपने पुत्र अपने आप को घोषित कर रखा था, ईश्वर पुत्र, देव पुत्र, स्वर्ग पुत्र, ऐसे शब्द अपने नाम के साथ लगाया करते थे। और इस तरह जनता के दिलों में वो राजा अपनी गहरी पैठ जमाने के लिए भी इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करता था और राजा को उतना आदर स्नेह भी मिलता था, प्यार भी मिलता था जनता से, जो एक उसका वो मतलब हकदार था, है ना। आज के अब ज़माने में स्थितियाँ बदल गई है, अब उतनी आस्था नहीं रही जनता की उस राजा में। इसके लिए राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे जो भी है प्रशासनिक पद पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स या प्रतिनिधि हों, जो इलेक्टेड पर्सन हो, उन सभी की कार्यशैली और विधि व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है इस आधुनिक युग में। इसलिए उन दोनों के बीच जो संबंध है आज के समय वह बहुत विद्वेषपूर्ण हो गया है या तरह तरह की कहीं ठीक भी है। लेकिन पहले ज़माने की जो हम बात कर रहे हैं, आज से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, राजा और जनता के बीच एकदम पिता पुत्र का संबंध होता था। एकदम इतना मधुर संबंध होता था कि राजा अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। प्रजा के हित के लिए राजा अपने हितों का बलि दे देते थे। ये सब देखने को मिलता है, हमारा इतिहास साक्षी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन ज़माने में राजा और प्रजा के बीच बहुत मधुर संबंध थे। इसको लेकर के विभिन्न ग्रंथों का जिक्र भी होता है, उल्लेख भी मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, हिंदू धर्म ग्रंथों में, रामायण में भी भगवान राम के बारे में भी देखिए कि भगवान राम, ये धार्मिक रूप से हम इनकी चर्चा नहीं करते हैं, इनकी चर्चा हम ऐतिहासिक दृष्टि से एक बड़े राजा के रूप में करते हैं, जो एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है
हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक प्रकरण हैं, इस तौर पर हम उन्हें देखते हैं। तो भगवान राजा जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, वो प्रजा के लिए कितना अपने दिल में जगह रखते थे, इसे आप ग्रंथों से और विभिन्न सीरियलों के माध्यम से पता चल सकता है। तो आइए, वो तो बात है ही, यहाँ जनता के मन में है ना राजा की छवि बहुत महान, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही बड़ी छवि मानी जाती थी, है ना। और राजा भी अपने जनता को पुत्र की तरफ प्रेम करती थी, अपने हितों का बलि दे करके प्रजा के हितों का जो है कि कोशिश करती थी। इस चीज़ की जानकारी हमें गंती तुंदु है ना, गंध तिंदु नामक एक जातक कथा से मिलता है। जातक कथा क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथों में कुछ किस्से कहानियों का एक संकलन किया गया है, जिसे हम जातक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। जातक ये ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सबसे बड़ी बात जानने की ये है, ये जातक जो ग्रंथ है पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि जातक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो आप निसंदेह पाली भाषा लिखेंगे। तो इस जातक में विभिन्न प्रकार के कहानियों का वर्णन किया गया है, राजा के बारे में, प्रजा के बारे में, जीव जंतु के बारे में, उस समय के तत्कालीन विधि व्यवस्था के बारे में, विभिन्न चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि हम लोग कोई कहानी जब भी पढ़ते हैं तो उस कहानी का पहला जो लाइन होता है, ऐसा लिखा रहता है बहुत पहले की बात है, या एक राजा था, या विभिन्न प्रकार की ये जुमलों से ये शुरू होता है, एक जो है प्रसिद्ध वाक्य से। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं जातक कथाओं का ही प्रकरण है, हिस्सा है। तो इस जातक कथा में गंध तिंदु नाम का एक कहानी है, ठीक है। इस कहानी में यह जिक्र किया गया है कि प्राचीन जमाना में राजा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रजा के मनोनुकूल कार्य करते थे, और प्रजा के मन में राजा के लिए कैसी विचार हैं ये जानने के लिए राजा खुद अपना वेश बदलकर है ना, और अपना पहचान छुपाकर उस प्रजा के बीच जाते थे। प्रजा के बीच जाने से प्रजा को कहाँ दुख है, सुख है, किस चीज़ की कमी है ना, ये सारी चीज़ों की जानकारी राजा को स्वयं होती थी। और वो राजा फिर जब अपने राज्य में लौटता था तो विभिन्न जो आवश्यक परिवर्तन होने चाहिए वो करता था। तो ये एक परंपरा थी। तो ऐसे ही करके एक गंध तिंदु नामक कथा में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कहानी की, उस कहानी में राजा एक बार जाता है अपना राजमहल त्याग कर, पहचान छुपाकर, वेशभूषा बदल कर प्रजा के बीच। तो प्रजा के बीच जाता है तो कोई प्रजा कहती है मूल्य बढ़ गया है वस्तु का, कोई कहता है भाई टैक्स वसूलने वाले, कर वसूलने वाले जो अधिकारी हैं बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, कोई कहता है डाकू जो है रात को आकर के हम पर हमला कर देते हैं, इसलिए बचने के लिए हम जो है गांव छोड़कर चले गए हैं। तो ऐसी विभिन्न प्रकार के अपनी अपनी शिकायतें जो जनता की, प्रजा की होती है और राजा को प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसमें एक जगह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जातक कथा, जिसके लिए गंध तिंदु कहानी महत्वपूर्ण स्थान रखता है जातक कथा में, वो ये है कि एक बार राजा जब प्रजा के बीच गए तो एक व्यक्ति से मिले जिन्होंने अपने दुखों का सारा ब्यौरा प्रस्तुत किया और बताया कि दिन में कर अधिकारी जो टैक्स कलेक्शन ऑफिसर होते हैं ना, किसानों से जो है टैक्स बड़ा ज़बरदस्ती वसूला जाता है, तो वो आकर हम लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। पैसा नहीं रहने पर भी, हमारी भूमि में कभी कभी फसल नहीं होने पर भी बड़ी ज़बरदस्ती से कर वसूला जाता है, जो हमारे लिए दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो एक कष्ट है। दूसरा कष्ट, रात को जो है डाकू आ जाते हैं या चोर आ जाते हैं जो हमारी जगह ज़मीन हड़प लेते हैं या जो भी है हम चोरी कर लेते हैं। तो इस दोनों चीज़ों से बचने के लिए, दोनों चीज़ें हमें जो है गांव में रहने के लिए कष्ट का कारण बनता है, इसलिए इस गांव को छोड़ करके हम जंगल में आ गए। और जंगल में आ गए तो राजा को ये एहसास हुआ कि भाई हमारे राज्य में ये व्यवस्थाएं जो है कि ख़राब दिशा में जा रही है। तो अपने राज्य महल में जाकर वो ऐलान करते हैं और चोर डाकुओं पर लगाम लगाने के लिए वो मतलब फरमान जारी करते हैं
शासन व्यवस्था टाइट करते हैं। उसके अलावा कर अधिकारी जो है वो अब सख्ती नहीं करे, पहले के जैसे नरमी करे, प्रजा को बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराने जैसे विभिन्न प्रकार के डिसीजन वो राजा लेता है। तो राजा और प्रजा के बीच कैसा संबंध है और दोनों के बीच कैसी स्थिति है, ये हमें गंध सिंधु नामक जातक कथा से प्राप्त होती है। यह बौद्ध धर्म ग्रंथ है, यह पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो जनता और राजा की छवि के बारे में हमें यह पता चलता है। इस टॉपिक में हम लोगों को यही पढ़ना है ना। उसके अलावा ये भी जानना है। अब दूसरा टॉपिक ये है उपज बढ़ाने के तरीके। प्राचीन ज़माने में जो खेती गृहस्थी होती थी, किसानी व्यापार व्यवसाय होता था, तो वो सिंपल साधारण वे में करते थे, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव होता आया। जो खेती गृहस्थी छोटे पैमाने पे किए जाते थे अब बड़े पैमाने पे किए जाने लगे और भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ। तो खेती गृहस्थी को बढ़ावा देने के लिए और उपज को बढ़ाने के लिए किसान लोगों ने दो तरकीब निकाल रखी थी। क्योंकि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, देखिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। 6ठी सदी है ना, ईस्वी पूर्व, यह बहुत ही इतिहास का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र होता है, जिसके वजह से इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। तो इसी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है कि उस समय के किसान जो है उपज बढ़ाने के लिए हॉल का इस्तेमाल करते थे। हॉल जानते ही हैं, हॉल क्या होता है। ज़मीन को जोतने के लिए जिस यंत्र का हम इस्तेमाल करते हैं वो हल है। पहले के ज़माने में हॉल जो है कि जब हॉल का विकास नहीं हुआ था तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय पत्थर के जो नोकीले छड़ के तरह कोई यंत्र होता था जिससे ज़मीन को खोदा जाता था, मिट्टी खुरदुरी की जाती थी, उसमें अनाज करके जो है खेती की जाती थी। वह भी एक हल का ही प्रतिरूप था। बाद में जैसे जैसे सभ्यता विकास की तो ये हल का स्वरूप बदलता गया है ना। उसके बाद में लोहे के हल, जब लोहा का विकास हो गया, लोहे की जानकारी जब हो गई तो लोहे के हल का प्रयोग किया जाने लगा, बैल के द्वारा उसे खींचने का प्रबंध होने लगा। अब आधुनिक युग में क्या हो गया है, हल के जगह पर जो है ट्रैक्टर वाला हल आ गया है। तो समय के हिसाब से ये चीज़ें बदलती जा रही है, इसके स्वरूप में चेंजिंग होता जा रहा है ना। तो ये हल जो है मिट्टी का भी हल का प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। पहले चैप्टर में हमने इसका जिक्र किया है, राजस्थान के है ना, रोपड़, कालीबंगा, ये सब जगहों से मिट्टी के बने हल का भी प्रमाण हमें मिलता है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये जो हल है लोहे के फाल से बने हुए हल होते थे। इससे जोत करके खेत को भुरभुरी की जाती थी और उसमें डाले हुए जो बीज होते थे अच्छे से अंकुरित हो पाते थे जुते हुए भूमि में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी कि उससे उपज बढ़ता था। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हुई। दूसरी चीज़ है सिंचाई को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया राजा की तरफ से। प्रजा खुद सिंचाई की व्यवस्था के लिए प्रयास करने लगी, जिससे उपज एक बड़े पैमाने पर बढ़ने लगा। तो सिंचाई बढ़ने के लिए राजा, किसान और छोटे बड़े ज़मींदार है ना, जो प्रभावशाली लोग थे, सामंत थे, सब लोगों ने मिल करके सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का विकास किया। जैसे सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ों का विकास किया गया, कुआं खुदवाया गया, तालाब खुदवाया गया, कहीं कहीं नहर खुदवाए गए। तो ये कुआं, तालाब, नहर जो है खुदवाया गया, ये सिंचाई के व्यवस्था को विकास करने का उनके क्षेत्र में एक बड़ा कदम था। क्योंकि इसके पहले जो उत्पादन होता था, उपज होता था, वो समझिए वर्षा जल पर निर्भर होता था। वर्षा होती थी तो उत्पादन होता था, अन्यथा वर्षा नहीं हुआ तो उत्पादन नहीं हुआ। क्योंकि सिंचाई के लिए दूसरे वैकल्पिक उपायों का अभाव था। लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद कई हमें ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि सिंचाई के उद्देश्य से, उपज को बढ़ाने के उद्देश्य से कई क्षेत्रों में कुआं, नहर और तालाब को खुदवाया गया, जिससे उपज बड़े पैमाने पर बढ़ा। तो ये उपज बढ़ाने के तरीके का वर्णन हमें ऐतिहासिक स्रोतों से मिलता है। अब आइए हम लोग जानते हैं ग्रामीण समाज में विभिन्नताएँ। जो उस समय का हमारा समाज था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का या उसके बाद का कुछ बाद का जो काल था, वह ग्रामीण समाज कई विभिन्नताओं में बटा हुआ था। विभिन्न प्रकार की इसमें विभिन्नताएं थी। ग्रामीण समाज कई वर्गों में विभक्त थी। जैसे ग्रामीण समाज कई वर्गों में विभक्त थी, सबसे पहले हम लोग
सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये ग्रामीण समाज का जो वर्ग था, पहला वर्ग था भूमिहर खेतीहर, है ना, भूमिहर या खेतीहर श्रमिक, खेतीहर श्रमिक, है ना, ये पहला वर्ग था। दूसरा वर्ग क्या था ग्रामीण समाज का? दूसरा वर्ग था छोटे किसान, है ना, छोटे किसान। तीसरा वर्ग था बड़ा जमींदार, बड़ा जमींदार। ये तीन वर्ग जो थे मेनली थे, जो समाज में विभिन्न वर्गों के हिसाब से संचालित होते थे। सबके अपने अपने अधिकार कार्य क्षेत्र अलग अलग होते थे। और ये भूमिहर खेतीहर जो श्रमिक थे, मजदूर के तौर पर किसी के खेत में काम किया करते थे। और जो छोटे किसान होते थे उनकी अपनी ज़मीनें भी होती थी थोड़ी मात्रा में, जिसका उपयोग वो लोग उत्पादन करने में करते थे और काज करने के लिए अपने खेतों में काम खत्म हो जाने के बाद वो बड़े किसानों के यहाँ काम भी कर लेते। मतलब ये छोटे किसान श्रमिक का भी काम देखते थे और इनके पास कुछ ज़मीनें होती थी, तो ये छोटे ज़मींदार भी कहलाते थे। यानी ये बीच का कड़ी है, ये दोनों पार्ट है, ठीक है। और ये तीसरा जो बड़ा ज़मींदार होता था, ये बेसिकली ज़मींदार होते थे, इनके पास प्रॉपर्टी होती थी, ज़मीन का मालिकाना अधिकार होता था, इनके पास जो है बहुत सारे श्रमिक काम करते थे, है ना। तो ये इस तरह ये गांव के प्रधान कहे जाते थे। जो बड़ा ज़मींदार है गांव का प्रधान, इसको हम लिख देते हैं गांव का प्रधान कहा जाता था। और ये गांव का प्रधान जो है, इसका पद सवाल आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि जो बड़े ज़मींदार में गांव का प्रधान था उसका पद कैसा था। तो इसका पद वंशानुगत था। वंशानुगत का अर्थ छात्रों आप लोग जानते हैं कि जिसका पद जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती जाती है। जैसे आज किसी का पुत्र, कोई व्यक्ति अगर गांव का प्रधान है तो उसका पुत्र उस पद पर आने वाले समय में बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा, उसके घर का कोई व्यक्ति बनेगा। तो ये वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चला आता था। उसके अलावा ये जो वंशानुगत पद था, बड़े ज़मींदार होते थे। इसके अलावा जो छोटे और श्रमिक वर्ग जो थे, छोटे किसान और श्रमिक वर्ग, ये कई भागों में बटे हुए थे। कोई हलवाहा था, कोई बेल्लावर था, कोई छोटा किसान था, कोई छोटे छोटे वस्तुओं का निर्माण करता था। यानी विभिन्न प्रकार के वर्गों में बटा हुआ था। इसके अलावा भी एक वर्ग ऐसा था, चौथा वर्ग, जो इस वर्ग में नहीं गिना जाता है, उसका एक अपना अलग वर्ग है जिसको दास का वर्ग कहा जाता है। क्योंकि प्राचीन ज़माने से ही हमारे यहाँ समाज का एक ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा है, शोषित है, पीड़ित है और हाशिए पर रहा है अब तक। वैसे वर्ग को हम दास, है ना, या सबसे कमज़ोर पायदान और निचले पायदान के व्यक्ति को हम मानते हैं। तो इस प्रकार ये समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। एक और शब्द आता है ग्रामीण समाज की विभिन्नता टॉपिक में, एक शब्द और आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है गहपति। गहपति, यह गहपति का मतलब क्या होता है? ये ग्रामीण समाज के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में एक गहपति भी था। ये गहपति दो प्रकार के होते थे, एक छोटे होते थे और एक बड़े होते थे, है ना, छोटे बड़े। इनका प्रभाव लगभग गांव में अच्छा होता था। ये मध्यम वर्ग के लोग आते थे, इनके पास कुछ अधिकार भी थे, मतलब इनकी स्थिति ठीक हुआ करती थी, ठीक है। गहपति घर का असल में मुखिया, गहपति यानी ये गृहपति शब्द से निकला हुआ है। गृह, गह माने गृह मान लीजिए, गृह मतलब घर होता है, पति का मतलब मालिक, यानी घर का मालिक। तो घर का मालिक कौन होता है? घर का मुखिया होता है। घर के जो बड़े बुजुर्ग, जो प्रायः घर के मम्मी पापा हैं या बाबा दादी हैं, ये लोग जो है गृहपति या गहपति कहलाते थे। इसमें रहने वाली महिलाएं, बच्चे, नौकर, दासों, इन सब पर नियंत्रण इस गहपति का होता था। जैसे घर में अगर नौकर है, महिला है, बच्चे हैं या कोई अन्य सदस्य है, उन सबों पर नियंत्रण करने का काम ये गहपति करता था। और ये घर से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों इन्हीं लोगों के माध्यम से करवाया करता था, ठीक है। तो इस तरह हमें जो है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का, है ना, लास्ट टॉपिक है भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। भूमिदान के बारे में आज ये जानते हैं हम लोग। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य की एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रभावती गुप्त।
उन्होंने भूमि दान किया था और भूमि दान का उल्लेख हमें प्राप्त होता है विभिन्न स्रोतों से। तो इस टॉपिक में हम उसी चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी प्रभावती गुप्त के बारे में भी जानेंगे। प्रभावती गुप्त का विवाह दक्षिण भारत के वाकाटक परिवार में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी जो पुत्री थी, है ना, इनकी पुत्री थी कौन, इनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त। याद रखना है प्रभावती गुप्त कौन थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी। और इनका विवाह कहाँ हुआ, तो दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में वाकाटक परिवार, वाकाटक परिवार ब्राह्मण परिवार आता है ना, तो इसी वाकाटक परिवार में प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ। और ये प्रभावती गुप्त एक रानी थी, प्रभावशाली व्यक्ति थी और महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा था इनका, प्रभावशाली शक्तिशाली स्थिति थी इनके समाज में और मतलब गांव में, इसलिए इनके पास बहुत ज़मीनें थी, ज़मींदार थी बड़ी, और ये अपने ज़मीनों को जो है लोगों को बांटती भी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमि दान, भूदान। इन्होंने ही भूदान किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास में भूदान से संबंधित नाम का चयन करें। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा ये प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त पूरा नाम है इनका, है ना, चंद्रगुप्त में भी गुप्त लगा हुआ, प्रभावती गुप्त में भी गुप्त लगा हुआ, ठीक है। तो भूदान से संबंधित। अब देखिए भूदान जो करती है, अपने भूमि का जो लोगों को दे देती है दान के तौर पर, तो इसको लेकर हमारे इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। किसी ने कहा है कि प्रभावती गुप्त का जब शासन और धीरे धीरे कम होने लगा तो राजनीतिक मतलब उतार होने लगा, कमज़ोर इनकी राजनीतिक स्थिति होने लगी, जिसके वजह से इनके पास बहुत सारी जो भूमि थी लोगों में बांट दिया। पहला कारण है, ये पहला इतिहासकार का मत है। दूसरे इतिहासकार का मत है नहीं, इन्होंने लोगों को खुश करने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए इन्होंने भूमि दान किया, ज़रूरतमंदों की सहायता करके उनकी सहयोग किया, ये भी कारण है। तीसरा कहा जाता है कि इनकी स्थिति जो कमज़ोर हो रही थी, तो नए नए जो सामंत थे, सामंत जो बड़े ज़मींदार जिनके पास ज़मीन बहुत अधिक होता था, तो उन ज़मींदारों को अधिक से अधिक भूमि दान दे करके उन्हें अपने समर्थक के रूप में खड़ा करने के लिए भूदान का कार्य किया गया। तो विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रकट किए हैं चंद्रगुप्त मौर्य प्रभावती गुप्त के बारे में, जो दान में छोटे छोटे भूमि दिए जाते थे और ये भूदानों का हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री है ना, चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, लगभग 375 से 415 ईस्वी, 375 से 415। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, सॉरी गलती से लिखा गया है, क्योंकि इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य भी एक राजा हैं और एक चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ द्वितीय लिखेंगे, मौर्य नहीं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ये 375 से 415 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल माना जाता है और प्रभावती गुप्त नामक उनकी पुत्री थी। तो अपने समर्थक जुटाने के लिए उन्होंने भूदान किया था, ये सब हमें प्रदर्शित होता है। और उसके अलावा जो पशुपालक थे, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, ये सबों को भी खेती गृहस्थी से जोड़ने के लिए, उन अभावग्रस्त लोगों को एक साथ मिला करके रखने के लिए, अपने समर्थक जुटाने के लिए, यानी विभिन्न प्रकार ये तीनों कारण को जोड़ करके देखा जाए तो भूदान एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था, तो ये किया गया। तो भूदान और नए संभ्रांत ग्रामीण के बारे में हमने टॉपिक पढ़ा। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। चैप्टर है राजा, किसान और नगर, हिस्ट्री चैप्टर, हिस्ट्री विषय में हमने आज का टॉपिक ये पढ़ा। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने दे दिया, बता दिया, है ना। इसको आप लोग वीडियो पॉज करें और इसको आप लोग चाहें तो उतार सकते हैं। दूसरी बात अगर वीडियो समझ में ना आया हो, पढ़ाया हुआ, तो इस वीडियो को पॉज करें, पीछे से जाए और फिर से देखें। इसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम अगर हो तो आप हमसे जुड़े, कमेंट करें और उस माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
और सबसे जो दूसरी बड़ी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, अब जो है लॉकडाउन तो बहुत अधिक लंबे समय तक रह गया और इसकी उम्मीद जो है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। बस एक छोटा सा उम्मीद लग रहा है कि हो सकता है जुलाई में बैच सब खुले, क्योंकि 30 जून तक ये अनलॉक वन जो है कि जारी है। इसको हम लॉकडाउन 5 के नाम से भी जानते हैं और अनलॉक 1 के नाम से भी जानते हैं। तो ये 30 जून के बाद ख़त्म हो रहा है। तो इस पीरियड में मॉल वगैरह, बस, ये सारी चीज़ें खुल गए हैं। सबकी सूचना विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचती ही होंगी। अब रहा बैच की बात है, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, ये सब जो है खोलने के लिए सरकारें जैसे ही डिसीजन लेंगी तो उसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। और जब सूचना आ जाएगी सभी लोगों का, जब बैच खुलने लगेगा तो हम ग्रुप में भी मैसेज कर देंगे और आपको विभिन्न माध्यमों से पता भी चल जाएगा कि अब क्लास भी खुल गया है। तो समझिए आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और बैच ज्वाइन कर, तब तक घर पर रहें। और अगर मोतिहारी आप आ भी गए हैं तो डेरा पर ही रह करके पढ़ाई करें, ऑनलाइन पढ़ाई का ही आनंद लें, ठीक है। क्योंकि इस आधुनिक युग में यह एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। और 1 जुलाई के बाद सुनने में आ रहा है जुलाई के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, या जब भी हो जुलाई में क्लास खुलने की उम्मीद बढ़ रही है। बस हम आकलन कर रहे हैं, उम्मीद, हम ये नहीं बता रहे हैं कि जुलाई में एकदम 100% खुल जाएगा। हो सकता है बढ़ भी सके, लेकिन उम्मीद रखिए जुलाई में खुल सकता है। बस हम लोग उम्मीद ही रख सकते हैं, आशा ही रख सकते हैं, इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं ना। तो उम्मीद रखें, आशा रखें, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो इतना ही कहते हुए हम अपनी बातों को यहाँ समाप्त करते हैं। आज आप लोगों ने लास्ट तक हमारे क्लास को देखा, समझा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।